Hello student, my name is Anuchin and you are watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to start the syllabus of class 10th physics. और सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस वर्ड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आगे आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो मैं बात करूँ यहाँ पर फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो फिज़िक्स वर्ड बना है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज़ फ्यूजिज। एक ग्रीक वर्ड है फ्यूजिज, जिसका मतलब होता है नेचर, विच मीन इज नेचर। देखो एक इम्पोर्टेंट थिंग आपसे यहाँ पर शेयर करनी है मैंने, कि जब भी आप मेरे लेक्चर को आप देख रहे हो तो प्लीज़ आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना। ठीक है, आपको किसी भी रेफरेंस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे लेक्चर्स को सुनते जाना टिल एंड और साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाना। और सबसे बढ़िया नोट्स होते हैं जो आप खुद अपने आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो चाहे कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीबीएसई का है, एचबीएसई का है, या कोई और कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो जितना मैं करवा रहा हूँ इतना आप कर लोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना। स्टार्टिंग आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा इंट्रोडक्टरी रहेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे सारे सिलेबस को। ठीक है, तो वर्ड फिजिक्स की आप बात करें तो फिजिक्स किसको कहते हैं? डेली लाइफ में अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं बेटे, दैट इज़ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का मतलब होता है नेचर से। तो फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप नेचर और नेचुरल फिनोमेनाज की स्टडी करते हैं बेटे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच deals with nature and natural phenomena, deals with nature and natural phenomena के बारे में स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं यहाँ पर 10th क्लास के अंदर आपके फिजिक्स के 2 पार्ट्स किए गए हैं, यहाँ पर 2 ब्रांचेस के ऊपर स्टडी की गई है। ठीक है, फिजिक्स की फर्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, और सेकंड ब्रांच जो फिजिक्स की है वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, इससे पहले 9th के अंदर आपने फिजिक्स की एक ब्रांच रीड किया, दैट इज मैकेनिक्स, जिसके अंदर आपने मोशन से रिलेटेड चैप्टर्स किए थे, है ना, फोर्स से रिलेटेड। अब 10th के अंदर फिजिक्स की 2 बेसिक, देखो 9-10 तक जितनी भी फिजिक्स आती है बिल्कुल बेसिक आती है। ठीक है, 9th के अंदर आपने एक इंट्रोडक्शन करी, मैकेनिक्स के बारे में सीखा। ऐसे ही यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है फिजिक्स की 2 ब्रांचेस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और ऑप्टिक्स का। ठीक है, यहाँ पर 2 चैप्टर बनाए गए आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। फर्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, या जनरल आप नाम लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और 2 चैप्टर आपके ऑप्टिक्स के हैं। ठीक है, ऑप्टिक्स उसको बोला जाता है जिसमें लाइट से रिलेटेड स्टडी की जाती है। ऑप्टिक्स इज द दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट द लाइट। और ऑप्टिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट्स के अंदर, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, और आपके सिलेबस के अंदर जो है वो रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स जिसके अंदर कंसीडर किया जाता है कि लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, कि वो एक स्टेट पाथ के अंदर चलती है। तो ऐसी कंसीडरेशन जिसके अंदर होती है बेटे, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स के आपके यहाँ 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं आपके रे ऑप्टिक्स के, आपके फिजिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स नहीं है, वो आप हायर क्लास +2 के अंदर जब जाओगे आप तो वहाँ पर है। और वेव ऑप्टिक्स वो होती है जिसके अंदर लाइट को कंसिडर किया जाता है एज ए वेव नेचर। ठीक है, आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेनाज पढ़ने हैं तो आप रे ऑप्टिक्स को स्टडी करते हो। आपको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना, इंटरफेरेंस का फिनोमेना, पोलराइजेशन का फिनोमेना पढ़ना है तो आप लाइट का वेव नेचर पढ़ने वाले हो। ठीक है,
फिलहाल बिल्कुल बेसिक है, ये 2 चैप्टर यहाँ पर हैं, ये 2 चैप्टर यहाँ पर हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो CBSE के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर 13 मार्क्स के अप्रोक्स आते हैं, ठीक है। और ये दोनों चैप्टर आते हैं बेटे 12 मार्क्स के अप्रोक्स। और आपकी फिजिक्स आती है इन CBSE बोर्ड 25 मार्क्स की, ठीक है। 13 मार्क्स के ये दोनों चैप्टर आते हैं, 12 मार्क्स में ये आते हैं, तो टोटल 25 मार्क्स के अप्रोक्स जो रहती है फिजिक्स रहती है। तो अपन 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये राइट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे आप, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, और इस सिलेबस की भी और फिजिक्स की दुनिया की भी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? आप सोचते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, लाइट आ रही है जा रही है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। बट एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी देखो वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से बनी है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, एक चार्ज है, चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की यहां पर आप डेफिनेशन क्या दे सकते हो, ठीक है। एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी और मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ना यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर आना, जब कोई भी चार्ज स्टेशनरी मतलब रुका होता है, रेस्ट पे होता है, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। और जब वो मूव करता है तब भी वो एक इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। आप बोलते हो बल्ब ग्लो करना शुरू किया, बल्ब ग्लो कब करेगा? जब वो चार्ज मूव करना शुरू करेगा, तो वो एक इफेक्ट क्रिएट करेगा, आप देखोगे लाइट आ गई। और जब वही चार्ज रुक जाता है तो फिर से एक इफेक्ट क्रिएट करता है, आप बोलते हो लाइट चली गई। लाइट चली जाने का मतलब क्या हुआ? वो चार्ज क्या आ गया? रेस्ट पे आ गया। तो जो इफेक्ट बार बार क्रिएट होते हैं चार्ज के मूव करने से और चार्ज के रेस्ट पे आने से, उस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट इफेक्ट क्रिएटेड बाय मूविंग और स्टेशनरी चार्ज एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहीं से ही इन दोनों वर्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी की टाइप भी क्लियर हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की बन गई? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साथ साथ बेटे नोट्स बनाते जाना, कहीं प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। तो दोनों वर्ड से ही बनाते हैं, स्टेशनरी और मूविंग से, यहीं से इसकी टाइप बन गई। स्टेशनरी से बना वर्ड स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक बोल दूं, स्टेशनरी बोल दूं, या मीन बोल दूं रेस्ट। जब वही चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे होता है, ठीक है। व्हेन द चार्ज एट रेस्ट देन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट पे होगा बेटे, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक। नाम से याद रखना, स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट पे होता है, रेस्ट, ठीक है। और ऐसी इलेक्ट्रिसिटी अपने को कहाँ मिलती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने लोअर क्लासेस के अंदर आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि एक ड्राई हेयर के अंदर कॉम को जब आप क्या करते हो, रब करते हो, तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को या डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है ना। तो उस टाइम की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहाँ पर, वो कौन सी होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और सेकंड कौन सी होती है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है जब चार्ज मूव करना शुरू कर देता है। करंट का क्या मतलब है? मूव करना। व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। व्हेन चार्ज इन मोशन, ठीक है। व्हेन चार्ज इन मोशन, व्हेन चार्ज इन मोशन।
तब जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। रुकेगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चलेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आपने लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा। क्लाउड्स के अंदर जो लाइटनिंग होती है तो उसके अंदर चार्ज क्या करता है, मूव करता है। अपने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, घर के अंदर चार्ज क्या करता है, मूव करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, हाँ जी। तो जब ये चार्ज मूव करता है तो इसकी 3 कंडीशंस होती हैं, मूव भी कैसे करेगा। ठीक है, 3 कंडीशंस क्या होती हैं। व्हेन चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वो क्या, 0 है। जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी चार्ज की, तो वो क्या हो करेगा, अपने अराउंड इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव करे। ठीक है, व्हेन जो वेलोसिटी है उसकी वो क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब 30 की स्पीड से मूव कर रहा है तो 30 की स्पीड से कंटिन्यूसली मूव करता जाए। मतलब जब वो मूव करना शुरू कर देगा और एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब वो क्या करता है, अपने अराउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक है, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। जब रेस्ट पे होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं होती, इस केस में फिर क्या करता है, वो फ्लक्चुएशन होती रहती है उसकी वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तब वो अपने अराउंड क्या करेगा, मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, प्लस इस केस में वो EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर वो क्या बनाता है, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस EM वेव्स, जिनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे माइक्रोवेव्स होगी, रेडियो वेव्स होगी, है ना, ये सारी वेव्स है। तो ये होती हैं जब चार्ज कब प्रोड्यूस होते हैं ये वेव्स, जब चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करता। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आते हैं आप कॉन्सेप्ट सारे के ऊपर, चार्ज के ऊपर कि चार्ज क्या चीज़ होती है। ठीक है, राइट कर लिया। हाँ जी, अब बात करते हैं चार्ज के ऊपर, चार्ज किसको बोलते हैं। ठीक है, और आज का अपना लेक्चर सारा चार्ज के ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, चार्ज के बारे में डिटेल के अंदर सीखने वाले हैं आज। ठीक है, चार्ज क्या होता है, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल, या तो आप कैपिटल Q के साथ या फिर आप स्मॉल q के साथ इसको चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हो। चार्ज होता क्या, मैं इतनी देर से वर्ड यूज़ कर रहा था चार्ज, अब चार्ज का मतलब समझते हैं क्या होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मैटर बोल दूं या फिर मैं कोई एटम बोल दूं, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ बनी हुई है वो एटम से मिलके बनी हुई है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, और उस एटम की एक इंट्रिंसिक मतलब ऑलरेडी इनबिल्ड एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर। जैसे एक मैटर की और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मास, है ना, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे ही एक एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है कि या तो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है या फिर रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है। दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन भी अपन लिखते हैं, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, या मैं बोल दूं एटम, विच क्रिएट अट्रैक्टिव और
रिपल्सिव फोर्स, विच क्रिएट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ऐसे ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की खासियत क्या होती है, अपने को पता नहीं है कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आगे किससे मिलके बनी हुई है, नहीं पता। ऐसे अगर मैं एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसे मास के बारे में बता रहा था कि मास किससे मिलके बना हुआ, नहीं पता, ठीक है। तो दोनों के बीच में मास और चार्ज दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं बॉडी की, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। जैसे आपने किया था ग्रेविटेशनल लॉ 9th के अंदर किया था ना, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, मास के ऊपर उसने बात करी कि दो बॉडी के मास अपने एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, ठीक है। तो वो मास हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करते हैं। वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मास है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करती है, बट ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज है, ये अट्रैक्टिव भी फोर्स क्रिएट करती है और रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट करती है, ठीक है। आई थिंक डिफरेंस दोनों के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप्स के ऊपर बात करूं तो टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटे इसकी। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव के बेस पे आप बना लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स अगर मैं बात करूं तो होता है पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव किन के ऊपर आता है, ठीक है, जो हमेशा अपने में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। जो एटम, देखो एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, तो जो एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो 281। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही इसके ऊपर इसको आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो अपना आउटर मोस्ट शेल के अंदर से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लोराइन की, तो क्लोराइन का एटॉमिक नंबर 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 287। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और जैसे ही ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कोई डेफिनेशन पूछ लेता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे, द सब्सटेंस विच लॉस द इलेक्ट्रॉन contain पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नेगेटिव चार्ज में आप क्या लिखोगे, द सब्सटेंस विच गेन द इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस विच गेन द इलेक्ट्रॉन, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन द कंटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको पता क्लियर हो गया होगा किन के ऊपर पॉजिटिव आता है और किन के ऊपर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इरेज कर रहा हूं फिर मैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस चार्ज के यूनिट के ऊपर कि इसके यूनिट्स क्या होते हैं, चार्ज को किसके अंदर मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो चार्ज का जो यूनिट बना, जिसने चार्ज के बारे में बताया था, फिजिसिस्ट ऑगस्टिन डी कुलाम, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम के नाम के ऊपर ही इसका एसआई यूनिट रखा गया, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द नेम ऑफ द ऑनर, ऑन द नेम ऑफ ऑनर, कौन थे ऑनर, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलाम, और इन्हीं के नेम के ऊपर इसका एसआई यूनिट रखा गया कुलाम, ठीक है, जिसका सिंबल क्या था, सिंबल, ठीक है, कैपिटल सी, और अगर नेम के थ्रू लिखना है तो आप लिख सकते हो कुलाम, स्मॉल लेटर के अंदर। ये ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी साइंटिस्ट के नेम के ऊपर आप सिंबल होता है, ऐसा यूनिट्स का नाम होता है, तो हमेशा सिंबल जो होता है वो कैपिटल लेटर के अंदर होता है, और अगर आपको नाम लिखना है तो नाम हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। आप इसको कैपिटल लेटर में ऐसे कुलाम नहीं लिख सकते, ये गलत है।
या फिर आप इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करे जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत रहेगा। तो हमेशा जो नाम लिखा जाएगा, अगर कंप्लीट लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, अगर आप सिंबल यूज़ कर रहे हो तो कैपिटल के अंदर आपको यूज़ करना है सिंबल। ठीक है, हाँ जी, ये तो होता है एसआई यूनिट इसका। एक आगे आप पढ़ने वाले हो सीजीएस यूनिट्स के ऊपर भी। अब ये सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, तो सीजीएस यूनिट के अंदर सी जो स्टैंड करता है, एसआई की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो आप आगे इनको डिटेल के अंदर करने वाले +1 के अंदर। ठीक है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, और सीजीएस की फुल फॉर्म होती है, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है, तो ये जो सीजीएस यूनिट बना, सीजीएस यूनिट इसका चार्ज का क्या होता है, स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। ठीक है, याद रखना, कंपटीशन के अंदर ये बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट्स भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग चार्ज के अंदर क्या होता है, चार्ज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, कि चार्ज अपनी कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, फिर आते हैं आप इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। साथ साथ नोट्स बनाते जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करते जाना, कमेंट करना, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि लाइक चार्ज, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दो क्या है नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज, इनको क्या बोला जाता है, लाइक चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर मैग्नेट वाला किया था ना, कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लेके आते थे तो मैग्नेट उससे दूर जाती है, और साउथ को लेके आते हो तो वो उसकी तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है। सेम कॉन्सेप्ट चार्ज का भी रहता है। अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को या दो नेगेटिव चार्ज को पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मीन एक पॉजिटिव है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो अपने डेफिनेशन के अंदर भी मैंने जिक्र किया कि चार्ज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव कब करेंगे, जब अनलाइक चार्ज होंगे। रिपल्सिव फोर्स कब क्रिएट करेंगे, जब लाइक चार्जेस होंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट obeys law of conservation, it obey law of conservation। अब ये law of conservation क्या होता है, law of conservation क्या है, that is charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, it can transfer from one body to another body, one body to another body। ठीक है, चार्ज को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जैसे देखो, एक ग्लास रोड को जब एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड क्या करता है, अपने में से लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, और सिल्क क्लॉथ क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको आप ए भी लिख सकते हो। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये थोड़ा सा लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन समझना इसको। इन एन isolated system, the total charge
द टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड किसको बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है, सपोज ये एक सिस्टम है, ना तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से आ सकता, ना ही बाहर से कोई अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता, तो इसको आप बोलेंगे आइसोलेटेड है। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम से मैं ना तो बाहर जा पाऊँ और ना ही बाहर से कोई अंदर आ पाए, तो इस रूम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कहाँ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर अगर चला भी जाता है, इस सिस्टम के अंदर दो बॉडी हैं, एक बॉडी से वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो भी जाएगा, तब भी इस सिस्टम का टोटल चार्ज तो उतना ही रहना है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि टोटल जो चार्ज रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी ओबे करता है। ठीक है, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 101% कंपटीशन के अंदर मिलता ही मिलता है, एंड दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो क्वांटाइजेशन को समझने से पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा। ये क्वांटाइजेशन वर्ड बना है क्वांटाइज्ड से, क्वांटाइज्ड, जिसका मतलब होता है टू कंप्लीट वैल्यू। कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। कंप्लीट वैल्यू कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर चार्ज की, तो या तो उसकी वैल्यू 1 है, या फिर उसकी वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे अप टू n तक है। मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू ना तो 1.5 है, ठीक है, 1.5 ना हो, ठीक है, और 1.75, मतलब पॉइंटों के अंदर कोई वैल्यू ना हो। एक कंप्लीट वैल्यू, चाहे वो आइदर पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, -2 हो सकती है, +2 हो सकती है, -3 +3, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर कुछ भी हो वैल्यू, लेकिन पॉइंटों के अंदर ना हो। तो जो चीज़ कंप्लीट होती है ना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि चार्ज की हमेशा एक कंप्लीट वैल्यू होती है, वो पॉइंटों के अंदर नहीं होता। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। कभी भी चार्ज ऐसे नहीं होगा कि इस सिस्टम के अंदर 1.25 चार्ज पड़ा हुआ है, नहीं, 1.50 चार्ज पड़ा हुआ नहीं, 1.75 चार्ज पड़ा हुआ नहीं। ठीक है, चार्ज हमेशा कंप्लीट होगा। मैं बोलूँगा इस सिस्टम के अंदर 1 चार्ज है, इस सिस्टम के अंदर 2 चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज क्या होता है? हमेशा क्वांटाइजेशन के अंदर होता है, क्वांटाइज्ड होता है वो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल टू ±NE। ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, और यहीं से आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पर Q क्या चीज है? Q तो है चार्ज, ठीक है। N क्या चीज है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या चीज है? E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? E की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मैं पूछूं चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, न्यूमेरिकल लेते हैं, तो फिर माइनस प्लस नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर ओनली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि बहुत सारी बुक्स के अंदर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वहाँ लिखा होगा 1.6, क्योंकि वो ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज कितना होता है -1.6 और प्रोटॉन का +1.6।
ठीक है, ध्यान रखना इस बात का भी। अब इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर कि, हाँ राइट कर लिया, हाँ जी, क्वेश्चन क्या चीज़ है कि आपको पूछेगा वो कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, इन 1 कूलम्ब चार्ज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। क्वेश्चन इस वे के अंदर है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। तो अपने पास दिया क्या हुआ है, क्यू की वैल्यू दे दी 1 कूलम्ब, ठीक है, एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू अपने पास फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, फॉर्मूला है अपने पास ये वाला, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब है ना, तो 1 इक्वल टू एन अपने को फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेना फिर अपने को, ठीक है। एन इंटू इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देन एन इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इस पॉइंट को रिमूव, अब मैं आपको कैलकुलेशन करनी सिखाऊंगा कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी। तो n इज इक्वल टू 1/1 पॉइंट, इसका पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में 10 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। नीचे इसकी पावर 1 है, तो ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या लिखा होगा, मल्टी में जाके ऊपर जाएगी तो -1, इसको आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू में 10⁻⁻19 ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बन गया अपने पास ये, n इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻⁻20, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है ना, तो पावर कितनी होगी -20, देन n इज इक्वल टू, ये 20 माइनस का तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 20/16 हो गया, ठीक है। इस 20 को आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻² इंटू 10⁻18/16। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस 16 को ख़त्म करना है। तो 10⁻² को क्या लिख सकते हो आप, 100 इंटू 10⁻18/16, और जब आप 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, या इसको शॉर्ट के अंदर राउंड ऑफ करके ये बोल देते हैं कि n इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चार्ज के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और साथ साथ नोट्स बनाते जाना, प्रिपेयर करते जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करते जाना। तो थैंक यू सो मच।